Hello student, in this lecture we start application of differential equation. प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट किया था जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करके थी। आज अपन नया टॉपिक देखने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन का मतलब आपको समझता ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपन ने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उसका वर्ड प्रॉब्लम में कैसा यूज होता है उसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस यूज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वर्ड प्रॉब्लम। तो टोटल आपके पास में जो प्रॉब्लम दी है वर्ड प्रॉब्लम वो 4 इसमें डिवाइड होते हैं। पहला आपके पास में लिखा है पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी पहला जो टाइप है उसमें ग्रोथ का दिया हुआ है। तो उसमें 2 टाइप से रहेंगे आपके पास में, ग्रोथ के 2 प्रॉब्लम है आपके पास में, एक है पॉपुलेशन से रिलेटेड और एक है आपके पास में बैक्टीरिया से रिलेटेड। तो इसमें क्या रहता है ग्रोथ के, इसमें दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होती है। अब दोनों क्वांटिटी मतलब क्या है कि जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। उसी तरीके से टाइम बढ़ रहा है तो बैक्टीरिया की क्वांटिटी भी क्या होती जाएंगी, बढ़ते जाएगी। नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया आल्सो इंक्रीज व्हेन द टाइम इज इंक्रीज, यानी दोनों क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ते जाती है, दोनों क्वांटिटी कम होते जाती। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो किसके अंदर आएंगे, ये टाइप 1 में आएंगे। यानी आपके पास में पहला जो टाइप है वो ग्रोथ का है। ग्रोथ में 2 टाइप के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको मिलेगा पॉपुलेशन से रिलेटेड और दूसरा आपको किससे मिलेगा, बैक्टीरिया से रिलेटेड। ये हो गया टाइप 1। सेकंड टाइप आपके पास में रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती जाती। जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे किसी सब्सटेंस का वेट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, या टाइम कम होगा तो उसका वेट क्या होगा, बढ़ते जाता है में। यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली बात करता है और ये इनवर्स प्रोपोर्शन वाली बात करता है। फिर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको मालूम है रूम टेम्परेचर के बराबर रहेगा। आपका जो भी कुछ बॉडी है वो बॉडी का जो भी टेम्परेचर है या कोई भी अगर एटम है उस एटम का टेम्परेचर हमेशा किसके हिसाब से वेरी होते रहेगा, रूम टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होगा। तो इसमें अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का करेंगे और इसमें अपन देखेंगे सरफेस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम। कभी आपको स्फीयर दिया हुआ रहेगा में, कभी सर्कल दिया हुआ रहेगा, कभी स्क्वायर दिया हुआ रहेगा। तो जिस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा उस टाइप से अपन क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे सरफेस एरिया के अंदर। क्योंकि आपको मालूम है कि जब उसकी लेंथ अगर रिड्यूस हो रही, लेंथ रिड्यूस हो रही मतलब अल्टीमेटली एरिया भी रिड्यूस होगा। अगर उसकी लेंथ बढ़ाता हो तो उसका क्या होगा, एरिया भी बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम भी जैसे रहेगा कि वॉल्यूम समझ लो स्फीयर की बात कर रहे हैं, रेडियस अगर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। रेडियस अगर आप कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम होगा और उसके करस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, कम होते रहेगा है में। तो वो प्रॉब्लम कहाँ देखेंगे अपन, सरफेस एरिया से। तो टोटल आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो वर्ड प्रॉब्लम ये 4 इसमें डिवाइड होते हैं। नियर अबाउट सॉल्व करने की मेथड एक जैसी है, इसमें कि सभी प्रॉब्लम ये थोड़े से सरफेस एरिया वाले प्रॉब्लम ये थोड़े से अलग है। बाकी 1, 2, 3 ये जो प्रॉब्लम है ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने की लगभग प्रोसीजर एक जैसी है। ओके, फिर इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखी है, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेप 1 जिसको अपन बोलेंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन बोले तो स्टार्टिंग में, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो पहली कंडीशन है इनिशियल कंडीशन, सेकंड कंडीशन रहेगी मिडल कंडीशन और थर्ड क्या रहेंगी, फाइनल कंडीशन। अब ये इनिशियल कंडीशन जब बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन मतलब स्टार्टिंग वाली कंडीशन, और स्टार्टिंग वाली कंडीशन में टाइम कितना रहता है, 0 रहता है when t equal to 0। इनिशियल कंडीशन मींस when the t equal to 0। तो वो जो कंडीशन रहेंगी उसको बोलेंगे अपन इनिशियल कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपकी मिडल कंडीशन, कुछ आपको कंडीशंस दी हुई रहेगी कि इतना टाइम है, इतना वेट है करके सब्सटेंस का। और फाइनल कंडीशन जिसमें से अपने को क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो ये इनिशियल कंडीशन क्या देगा, इनिशियल कंडीशन अपने को इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट देता है। इनिशियल कंडीशन पे से अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में लाने के लिए आपको जो भी दिया हुआ रहेगा उसको पहले आपको काय में करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेना पड़ेगा। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन लेंगे। इसका इंटीग्रेशन जब लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिलेगा।
ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है वो अपन पूरे प्रॉब्लम के अंदर सी यूज करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू कौन देगा आपको? इनिशियल कंडीशन देगा। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? व्हेन द टाइम इज जीरो। जब टाइम जीरो रहा मतलब आपको इनिशियल कंडीशन हो जाएगी और उस इनिशियल कंडीशन पे से आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिलेगा, मतलब सी की वैल्यू मिलेगी। ओके, फिर सी की वैल्यू मिलने के बाद में फिर आएंगे अपन मिडल कंडीशन पे। मिडल कंडीशन से अपने को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू मिलेंगी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या यूज करेंगे अपन? के यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कौन सा यूज करेंगे अपन? सी। उसकी वैल्यू कौन देगा अपने को? इनिशियल कंडीशन देगा। मींस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। जो भी है आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में अपन क्या करेंगे? पुट कर देंगे। फिर नया आपको इक्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद में मिडल कंडीशन यूज करेंगे। मिडल कंडीशन पे से आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू मिलेंगी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब क्या है? के। ये के की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे ओरिजिनल अपना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में के की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। यानी स्टार्टिंग में जो आपको मिलेगा वो आपका क्या रहेगा? इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू जब अपन इसके अंदर पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में अपन पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने में जो नया इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और ये जो के की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर कहाँ में पुट करना है? आपको 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ मिलेगा? यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर जब अपन इंटीग्रेट करेंगे ना तो वो हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये वाली कंडीशन सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। और इक्वेशन ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। और 3 पे से अपने को क्या मिलेगा? अपना फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, अभी आपको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ नहीं है। मैं आपको ये इसलिए समझा दिया हुआ है कि अगर आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप इसके साथ में चेक करोगे कि सर ने जैसा बताया उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक दो बार अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ये स्टेप अपने आप आपके दिमाग में क्या हो जाती? फिट हो जाती, फिर वो निकलती नहीं। ओके, फाइनल कंडीशन में से आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम के अंदर क्या रहता? कभी कभी ये मिडल कंडीशन गायब रहती। लगभग तो सभी प्रॉब्लम है, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम आपके पास में ऐसे हैं कि जिसके अंदर ये मिडल कंडीशन नहीं है। जब ये मिडल कंडीशन नहीं है तो उस समय आपको के की वैल्यू डायरेक्ट मेंशन की हुई रहेंगी। व्हेन द मिडल कंडीशन इज नॉट गिवन देन एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज गिवन। तो वहां पे आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई रहेंगी। जो भी वैल्यू दी हुई रहेंगी वो अपन इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। इधर में इक्वेशन 1 आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देगा। सी की वैल्यू अपन कंडीशन जो भी कंडीशन है वहां से सी की वैल्यू निकाल के 1 में पुट करेंगे तो 2 मिलेगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो 3 मिलेगा। और 3 में अपने को जो ना वो कंडीशन दे दिया तो आपका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। इधर में प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड लगभग एक जैसी ही है। यही स्टेप उसके अंदर आएंगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको किस सीक्वेंस से मिलेगी। पहले आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, बाद में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, और बाद में जो आपको पूछा उसने कभी आपको टाइम पूछेगा, कभी नंबर ऑफ पॉपुलेशन पूछेगा, या नंबर ऑफ पॉपुलेशन दिया है तो टाइम कितना लगेगा, या टाइम दिया है तो उस टाइम तक पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा, वो सब टाइप के आपको प्रॉब्लम दिए रहेंगे। है ना? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलेंगे एक्सरसाइज 6.6 की तरफ। एक्सरसाइज 6.6 प्रॉब्लम नंबर 1 क्या दिया है? प्रॉब्लम नंबर 1 में देखिए, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। एक कल्चर दिया है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया दिए हुए और साथ में क्या दिया हुआ है? द रेट ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दैट कल्चर। फिर सेकंड कंडीशन आपको दिया है, इफ इट इज फाउंड दैट नंबर इज डबल इन 4 आवर्स। जो इनिशियली जितने बैक्टीरिया रहेंगे 4 घंटे बाद वो बैक्टीरिया कैसे होंगे? डबल होंगे। अगर में हर 4-4 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होते जाएंगे? डबल होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग बोले तो क्या हो गया? T इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में अगर बैक्टीरिया मेरे पास में समझ लो 10 है, N बोले तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, N यानी क्या हो गया? अपना नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इनिशियली स्टार्टिंग में मैंने जब देखा, स्टार्टिंग में देखा मतलब टाइम कितना हो गया? 0।
नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे? 10 बैक्टीरिया थे। 4 घंटे बाद बैक्टीरिया क्या हो गए? डबल हो गए। 4 घंटे बाद द बैक्टीरिया डबल हो गए। डबल हो गए मतलब कितने हो गए? 20 हो गए। स्टार्टिंग में कितने थे? स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 10। एक एग्जांपल करके अपन ले रहे हैं। 4 घंटे में बैक्टीरिया क्या होते हैं? डबल होते हैं। तो आफ्टर 4 आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन दैट कल्चर इज 20। फिर वो क्या बोलता है बाद में? फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया इंक्रीज इन 12 आवर्स। तो 12 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने रहेंगे? 12 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने रहेंगे ये अपने को फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 12 आवर्स। ओके, देखिए स्टार्टिंग में कितने थे? 10 थे। 4 घंटे बाद कितने हो गए? डबल। डबल हो गए मतलब 20 हो गए। फिर 8 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? इसके डबल होंगे कि इसके डबल होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 थे। 4 घंटे बाद 20 हो गए। फिर 4 घंटे बाद मतलब 8 घंटे बाद आप जब देखोगे तो कितने होंगे? 40। फिर 4 घंटे की गैप गिर गई। 8 और 12 इनके बीच में कितनी गैप है? 4 घंटे की गैप है। मतलब ये बैक्टीरिया फिर से क्या होंगे? डबल हो जाएंगे। यानी कितने हो जाएंगे? 80 बैक्टीरिया हो जाएंगे। यानी स्टार्टिंग में अगर 10 बैक्टीरिया हैं तो 12 घंटे बाद जब मैं उसको देखूंगा तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? 80 बैक्टीरिया हो जाएंगे। ओके, अब 80 बैक्टीरिया बोले तो कितना हो जाएगा? 80 बोले तो मैं इसको 10 इंटू 8 लिख लेता हूं। 10 इंटू 8, 10 बोले तो क्या हो गया? 8, यानी ये हो गया 8n, यानी 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल बैक्टीरिया या 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट इनिशियल। मतलब स्टार्टिंग में जितने बैक्टीरिया रहेंगे उसके 8 टाइम्स कब मिलेंगे मुझे? आफ्टर 12 आवर्स। मींस आफ्टर 12 आवर्स वी गेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 8 टाइम्स ऑफ द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट एट द इनिशियल। स्टार्टिंग में जितने बैक्टीरिया रहेंगे उसके 8 टाइम्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8 टाइम्स। यानी आपका जो आंसर है वो क्या आने को ना? 8n आपका आंसर आने को। ओके, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा के दिया हुआ है। अब अपन क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा रहेगा, इसमें थ्योरी का काम थोड़ा लिखने का ज्यादा रहेगा। आपको कंडीशन वगैरह सब याद है ना, जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख के दिया था। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। आप पहला प्रॉब्लम, लेट n बी द number of bacteria at time t फिर रेट लेना है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग बैक्टीरिया इक्वल टू dn अपॉन dt। अब आपको समझ गया, जब रेट वर्ड आता है इसका मतलब क्या लेना पड़ता है? डेरिवेटिव लेना पड़ता है। रेट किसका ले रहे हैं? इंक्रीज इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितना है? n, तो क्या हो जाएगा? dn अपॉन dt। फिर उसके बाद में क्या दिया उसने वो फिर से पढ़ लो। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया रेट इज इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। मीन्स द रेट ऑफ इंक्रीज of bacteria is proportional to the number of bacteria so therefore अब ये वर्ड में लिखा हुआ है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dn अपॉन dt, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया। नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं? n। ओके, सो dn अपॉन dt इक्वल टू kn, k इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k क्या हो गया अपना? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आते हैं। सो dn अपॉन n इक्वल टू k इंटू dt। सो दिस इज इन
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, so integration dn upon n equal to integration k dt. okay, so integration dn upon n, k कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dt. नीचे जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका क्या हो जाएगा, log n इक्वल टू के, 1 है विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो क्या हो जाएगा t प्लस c. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, वेयर c इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. c क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. ओके, एक बार फिर समझ लेते कि अपन कर क्या रहे. उसने आपने को बोला है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डबल आफ्टर 4 आवर्स. स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितने वो अपने को दिया हुआ नहीं है. अपने यहाँ पे क्या बोला, n विद द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t. फिर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया. सो रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया, रेट आता मतलब डेरिवेटिव आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या गया, डेरिवेटिव. किसका रेट निकालना है, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कितने, n विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या होगा dn अपॉन dt. फिर ये दिया हुआ है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया. ये आपको कौन से फॉर्म में दिया है, वर्ड में दिया है, मतलब वर्बल फॉर्म में दिया है. इस वर्बल फॉर्म को अपने क्या किया है, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया. ये इक्वेशन हो गया आपका dn अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू n. फिर ये प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन गायब करना है. So dn upon dt equal to kn where k is nothing but the proportionality constant. फिर वेरिएबल से सेपरेबल फॉर्मूला के इंटीग्रेटिंग कर दिया और उसका क्या निकाल दिया अपने, इंटीग्रेशन. तो यहां तक हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब देखिए स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया उसने दिया हुआ नहीं है. ये जो अपने n इक्वल टू 10 लिखा, ये अपने फॉर एग्जाम्पल करके लिया था. इस प्रॉब्लम के अंदर स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया है इसके बारे में कुछ आपको दिया हुआ नहीं है. सिर्फ उसने इतना बोला है कि 4 घंटे बाद बैक्टीरिया डबल हो रहे, पर स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितने वो दिया हुआ नहीं है. तो स्टार्टिंग में अपन बैक्टीरिया कितने ले लेते हैं, n0. अरे मैंने n0 बैक्टीरिया अपने पास में स्टार्टिंग में है. अरे में इनिशियली द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज n0. स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया है, n0. अब एक बात ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे ये n और n0 में कंफ्यूज होते हैं. ये n मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस n वी डिनोट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया. और वो बैक्टीरिया कितने हैं, n0 मींस n0 इज द क्वांटिटी. n0 क्या हो गया, क्वांटिटी. कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, n0 थे. अरे में n क्या कर रहा, n डिनोट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया. जैसे t डिनोट द टाइम, सिमिलरली दिस n डिनोट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया. तो स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे, n0 बैक्टीरिया थे. सो दैट इज इनिशियली बोले तो, इनिशियली जब बोलते तो मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 0. व्हेन इनिशियली मींस टाइम इज 0. सो व्हेन t इक्वल टू 0, n इक्वल टू n0. जब इनिशियली बोले तो t इक्वल टू 0 हो गया. जब टाइम 0 था तब नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, n0 थे. n इंडिकेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया. n0 इज द वैल्यू ऑफ दैट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मींस n0 इज द वैल्यू ऑफ n. अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे अपन. इक्वेशन 1 इंप्लाइज log n है, n के जगह n0, k t की वैल्यू 0 प्लस c. ये हो गया log n0 इक्वल टू c. अब ये जो c की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे. सो पुट c इक्वल टू log n0 इन इक्वेशन 1. सो अगेन इक्वेशन 1 इंप्लाइज log n इक्वल टू kt प्लस log n0. चलो पहले यहां तक समझ लेते हैं. स्टार्टिंग में अपने पास में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं ये उसने दिया हुआ नहीं है.
इसलिए अपने नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने कंसिडर कर ले, n0, मतलब n0 इट इज द वैल्यू ऑफ n। इक्वेशन 1 में पुट करके क्या मिल गया आपको, c की वैल्यू मिल गई, और c यानी क्या आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, फिर वो c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो आपको ये इक्वेशन मिला। ओके, तो वो जो मैंने आपको जो स्टेप लिख के दिया था उसमें पहले आपको स्टेप मैंने बता दी कि इनिशियल कंडीशन पे से अपने को इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिलेंगी। ये इनिशियल कंडीशन, वहां से देखो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिला क्योंकि c क्या है आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो इनिशियल कंडीशन पे से c की वैल्यू मिलेगी। अब सेकंड वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन से अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ये वाली जो टर्म्स है ये टर्म्स को इधर लेके आ गए तो क्या हो गया है, log n माइनस log n0 इक्वल टू kt। log a माइनस log b वाला फॉर्मूला यूज कर लो, log a माइनस log b मीन्स log a अपॉन b, so log n अपॉन n0 इक्वल टू kt, गिव एज इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन क्या कर दिया 2। अब सेकंड वाली कंडीशन यूज करेंगे और वो कंडीशन के हिसाब से अपन यहां वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू। तो इसमें कोई परेशानी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना ही है। n विद द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t, रेट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजिंग रेट ऑफ बैक्टीरिया क्या आएगा, dn अपॉन dt, पॉपुलेशन लेंगे तो dp अपॉन dt आएगा। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजिंग इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, सो वी कैन राइट दिस verbal form in equation form, dn upon dt is proportional to n, proportionality k is the proportionality constant, फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाके इंटीग्रेट कर दिया। इनिशियल कंडीशन आपको दिए, इनिशियल कंडीशन पे से अपने किसकी वैल्यू निकाला, c की वैल्यू, c की वैल्यू कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट किया, और फिर आपको जो मिला वो क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ये इस साइड का पार्ट इरेज करके इसके आगे का प्रॉब्लम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, सेकंड कंडीशन दिया है नंबर इज डबल इन 4 आवर, इट इज फाउंड दैट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डबल इन 4 आवर। में द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डबल इन 4 आवर, 4 घंटे में बैक्टीरिया क्या होते हैं, डबल होते हैं। सो दैट इज t इक्वल टू 4, क्योंकि 4 घंटे दिया हुआ है, n इक्वल टू डबल होंगे, स्टार्टिंग में कितने थे n0, डबल हो रहे हैं मतलब ट्वाइस n0, जैसे आपने लिखा ना 20 बोले तो क्या हो गया 2 इंटू, इसको अगर मैं n0 बोल दो तो ये हो गया 2 इंटू 10 मीन्स ट्वाइस n0। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 इंप्लाइज log n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 2 टाइम्स n0 अपॉन n0 इक्वल टू k इंटू 4, n0 कट गया, कितना हो गया 2 हो गया, इक्वल टू 4k हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, सो k इक्वल टू 1 अपॉन 4 log 2। अब ये जो वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, सो पुट k इक्वल टू 1 अपॉन 4 log 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 क्या बन गया, log इन ब्रैकेट n अपॉन n0 इक्वल टू k की वैल्यू 1 अपॉन 4 log 2 इंटू कितना हो गया t, सो दैट इज log n अपॉन n0 इज इक्वल टू t अपॉन 4 log 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब थ्योरी याद कीजिए जो मैंने आपको समझा के दी हुई है। पहली स्टेप थी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन पे से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई आपको। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 मिलेगा।
फिर मिडल कंडीशन जो आपको दिया है, मिडल कंडीशन की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा। यानी स्टार्टिंग वाले पे से आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, मिडल कंडीशन पे से आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू मिली। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद में क्या मिला आपको, इक्वेशन 3 मिला। अब फाइनल कंडीशन जो है वो यहां पुट करके आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो फाइनल कंडीशन में क्या दिया उसने, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज, है ना। सो नाउ व्हेन t इक्वल टू 12 आवर्स, n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज log n अपॉन n0, t की वैल्यू कितनी हो गई 12, 4 log 2, so that is log n upon n0 equal to 3 log 2। अब ये log हटाने का है अपने को, so log n upon n0 equal to log 2 raised to the power 3, log कैंसल हो गया, n upon n0 equal to 8, so n equal to 8n0 means the number of bacteria is 8 times the number of bacteria present at initial। स्टार्टिंग में जितने बैक्टीरिया रहेंगे उसके कितने टाइम रहेगा, 8 टाइम्स। n0 स्टार्टिंग में थे, 12 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे उसके, 8 टाइम्स। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 8 टाइम्स आफ्टर 12 आवर्स। तो 12 घंटे बाद जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो ओरिजिनल जितना था उसके कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो n इक्वल टू 8n0। सो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 12 hours is 8 times of initial bacteria। पूरा लिख देना, इनिशियल बैक्टीरिया, है ना। तो जो मैंने आपको स्टेप लिख के दिया था उसी हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। 3 कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे दिया, सेकंड मिडल कंडीशन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डबल इन 4 आवर्स, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल गया, फिर उसके अंदर फाइनल कंडीशन पे क्या मिल गया आपको, आंसर मिल गया, है ना। तो लगभग सभी प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। इक्वेशन 1 वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन 2 वैल्यू पुट करेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, इक्वेशन 3 फाइनल कंडीशन पुट करो इन इक्वेशन 3 में और अपने क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सब प्रॉब्लम अपन इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे ये बैक्टीरिया का था तो n लिया, जब पॉपुलेशन का आ जाएंगे तो अपन क्या लेंगे, वहां पे n की जगह क्या लेंगे, p लेंगे। क्या कंसीडर करेंगे अपन, p। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा वेरिएबल यूज करना चाहते हो। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 2 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दिया है सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में, इफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल इन 60 ईयर्स, 60 साल में पॉपुलेशन कैसा हो रहा है, डबल हो रहा। यहां पे क्या था बैक्टीरिया वाले में, 4 घंटे में बैक्टीरिया क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे, है ना। उस रेशियो से अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो प्रॉब्लम ही खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उसने क्या बोला है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल इन 60 ईयर्स, 60 साल में कंट्री का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मींस t इक्वल टू 60, पॉपुलेशन इज डबल। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल अंडर द assumption that rate of increase is proportional to the number of inhabitants। सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 बैक्टीरिया से रिलेटेड था, प्रॉब्लम नंबर 2 पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं इसको। सो लेट P बी द, जैसे पिछले बार n लिखा था यहां P लिखते पॉपुलेशन करके, लेट P बी द नंबर ऑफ पॉपुलेशन in time t
इन टाइम t। फिर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज dp अपॉन dt। पिछले बार क्या था, dn अपॉन dt, क्योंकि n लिया था, अभी क्या लिया हुआ है p, तो dp अपॉन dt। फिर उसके बाद में द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन is proportional to the number of population so therefore dp upon dt is proportional to the number of population। population कितना है p, so rate of population dp by dt means rate of population is proportional to p, so dp upon dt is equal to kp since k equal to proportionality constant। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, so dp upon p equal to k into dt। this is in variable separable form, integrating both the side, so integration dp upon p equal to k constant, बाहर कर दो, इंटीग्रेशन dt, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, so log p equal to kt plus c, give as equation number 1 where c equal to integrating constant। c की वैल्यू क्या हो जाती है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, स्टार्टिंग में उसने क्या दिया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने ये दिए हुए हैं, क्या सॉरी नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितना है वो दिया हुआ नहीं है, तो initially the number of population is p0। पिछले बार क्या लिया था, n0, इस बार p0, that is या therefore t equal to 0, p equal to p0। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू कितनी आएंगी, p0। देखो आपको याद आ रहा होगा, पिछले बार वही किया था, n की जगह n0 पुट किया था, p की जगह p0, log p0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, सो log p0 इक्वल टू c। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, सो पुट c इक्वल टू log p0 in equation 1, so equation 1 implies log p equal to kt plus log p0। c के जगह वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, log p माइनस log p0 इक्वल टू kt, so log p upon p0 equal to kt, give as equation number 2। यस, सेम प्रॉब्लम है। फिर क्या बोला उसने, डबल इन 60 years। फिर यहां पे लिखेंगे द पॉपुलेशन इज डबल इन 60 years। 60 साल में पॉपुलेशन क्या हो गया, डबल हो गया, सो देयरफॉर t इक्वल टू 60, p इक्वल टू ट्वाइस p0। स्टार्टिंग में कितना था, p0, उसका डबल हो गया, डबल बोल तो कितना हो गया, 2 टाइम्स p0। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दो,
Equation 2 implies log P. What is the value of P? Twice P0 upon P0 equal to K into 60. ये हो गया log 2 equal to K into 60. So K equal to 1 upon 60 log 2. ओके, ये कौन सी वैल्यू मिल गई? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। इनिशियल कंडीशन पे से किसकी वैल्यू मिलती है हमेशा अपने को? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की। मिडल कंडीशन पे से किसकी वैल्यू मिली? के की। अब ये के की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इक्वेशन 3। जैसे देखो ये सी की वैल्यू जो थी, ये सी की वैल्यू 1 में पुट किया तो इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 2 में के की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 3 आ जाएगा। लेकिन उसके पहले अपने को इधर का पार्ट क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इधर वाला पार्ट इरेज करके उसके आगे क्या करेंगे? अपन सॉल्व करेंगे। तो पुट करो इक्वेशन 2 के अंदर। सो पुट k इक्वल टू 1 upon 60 log 2 in equation 2. So equation 2 implies log P upon P0 equal to 1 upon 60 log 2 into T. अब log कैंसिल करना है, so log P upon P0 equal to T upon 60 log 2, T upon 60 log 2। और ये T यहां पे आ जाएगा तो T upon कितना हो गया? 60 into log 2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इसके अंदर फाइनल कंडीशन यूज करेंगे। क्या दिया है फाइनल कंडीशन में? अंडर द अजम्पशन दैट रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in how many years it will be triple, means the number of population is triple in how many years, यानी कितने साल बाद उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या होगा? ट्रिपल होगा। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? P इक्वल टू 3 टाइम्स P0 दिया हुआ है। P इक्वल टू 3 टाइम्स P0। स्टार्टिंग में कितना था? P0। तो ट्रिपल कब होगा? मीन्स 3 टाइम्स P0 कब होगा? मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम। इसके पहले का जो प्रॉब्लम था बैक्टीरिया, उसमें आपको टाइम दिया था कि 12 घंटे बाद पॉपुलेशन 12 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे, बराबर है। तो आपने क्या किया था? वहां पे n की वैल्यू फाइंड आउट किया था। अब उसने आपको p की वैल्यू दिया हुआ है। उसने क्या बोला है कि उस कंट्री का जो स्टार्टिंग का जो पॉपुलेशन था उसका ट्रिपल कितने घंटे बाद होना है, कितने आवर्स बाद होना है, वो उसको बता के देना है। मतलब t इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज लॉग p की वैल्यू क्या करूंगा? 3p0 अपॉन p0 इक्वल टू t तो मुझे फाइंड आउट करना है, t अपॉन 60 log 2। ओके, p0 कट गया तो log 3 इक्वल टू T अपॉन 60 इंटू log 2। अब देखो आपके पास में log 2 और log 3 की वैल्यू दी हुई है तो पुट कर देते हैं। log 3 की वैल्यू दिया है 1.0986 T अपॉन 60 इंटू log 2 की वैल्यू दिया है 0.6912। ओके, टी की वैल्यू निकालना है तो चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 1.0986 इंटू 60 अपॉन 0.6912 इक्वल टू टी। विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल आप क्या कर लो? इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा और लॉग टेबल से करोगे तो इसका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है 95.6 या 4 ऐसा कुछ तो भी है। ओके, आप कैलकुलेशन करके ही आंसर लिखना, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अरे मैं
क्या किया इस प्रॉब्लम के अंदर, जिस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 1 मतलब प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व किया बैक्टीरिया का, वैसा ही प्रॉब्लम है वो बैक्टीरिया का था, ये पॉपुलेशन का है। वहां पर भी आपने इनिशियल कंडीशन थी, यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ नहीं है करके p इक्वल टू क्या लिया, p0 वैल्यू पुट करके c की वैल्यू मिली, c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दिया था, आपको इक्वेशन 2 मिला। कंडीशन आपको उसने दिया था कि पॉपुलेशन डबल कब होता है, आफ्टर एवरी 60 ईयर, हर 60 साल में पॉपुलेशन डबल हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 60, तो p इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस p0। उसमें से k की वैल्यू निकाला, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, इक्वेशन 3 मिल गया। फाइनल कंडीशन यहां से स्टार्ट हो रही कि कितने साल बाद उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या होगा, ट्रिपल होगा, यानी 3 टाइम्स p0, क्योंकि स्टार्टिंग में p0 था, ट्रिपल बोले तो उसका 3 टाइम्स। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t, इसमें रख दो। आपके पास में log 3 की वैल्यू दी थी, log 2 की, आप विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आई बात ध्यान में। तो इस तरीके से अपना प्रॉब्लम नंबर 2 था। प्रॉब्लम नंबर 1 बैक्टीरिया से रिलेटेड था, प्रॉब्लम नंबर 2 कैसे रिलेटेड था, आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड था। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम आपका जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का दिख रहा है ध्यान में, तो उसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या दिया है, थर्ड नंबर के प्रॉब्लम में देखेंगे अपन। इफ अ बॉडी कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन 30 मिनट। ये जो थर्ड वाला जो प्रॉब्लम दिया है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लम है। तो उसने आपको बोला हुआ है कि एक बॉडी है जिसका स्टार्टिंग का टेम्परेचर 80 डिग्री है, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 80 डिग्री, फिर 80 डिग्री से धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर क्या होते जा रहा, कम होते जा रहा, और वो कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। कितने देर में, 30 मिनट में, यानी 30 मिनट में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री से डाउन होते होते 50 डिग्री तक आ गया। उस समय रूम का टेम्परेचर, एक तो आप उसको रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं या उसको एटमॉस्फेयर टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर भी अपन बोल सकते हैं। तो उस समय रूम टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। स्टार्टिंग में बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री था, आधे घंटे बाद टेम्परेचर चेक किया 50 डिग्री हो गया। कितने देर में, आधे घंटे बाद। उस समय रूम का टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री था। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर्स, तो 1 घंटे बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग में 80 डिग्री, आधे घंटे बाद 50 डिग्री हो गया, तो बॉडी का टेम्परेचर 1 घंटे बाद 50 डिग्री से कम ही रहेगा कि 50 डिग्री से ज्यादा रहेगा, 50 डिग्री से कम रहेगा। क्यों, क्योंकि आधे घंटे में बॉडी का टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया, 50 डिग्री तक पहुंच गया। फिर वो बोलता है कि 1 घंटे बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा वो अपने को फाइंड आउट करके देना है आइए में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर का प्रॉब्लम है, तो चलो सॉल्व कर लेते अपन। लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन टाइम टी, इन टाइम टी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एन कैपिटल लेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डी थीटा अपॉन डी टी is proportional to theta minus theta 0, where theta 0 equal to room temperature। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपने को निकालना है, सो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा 0, वेयर के इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहां पे ध्यान में रखिए, अभी अब तक अपन ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वो दोनों प्रॉब्लम में के कैसा लिया था, पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, बढ़ रहे थे।
टाइम बढ़ रहा था, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, दोनों क्वांटिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया, पॉजिटिव। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, जैसे आपका टाइम बढ़ते जाएगा बॉडी का टेम्परेचर क्या होते जाएगा, डाउन होते जाएगा, यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही, दूसरी क्वांटिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। उस समय आपका जो के रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, माइनस। दोनों क्वांटिटी बढ़ रही प्लस, एक बढ़ रही दूसरी कम हो रही, तो क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। ये माइनस से यहाँ पे नोट डाउन करके रखना कि यह माइनस क्यों निकाला। तो के इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समझ में आ गया, माइनस, क्योंकि आपका टाइम बढ़ रहा, बॉडी का टेम्परेचर क्या होते जा रहा, कम होते जा रहा। ओके, थीटा जीरो आपका क्या है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, उसने 25 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख देंगे यहां पे रूम टेम्परेचर is 25 degree centigrade. So therefore theta 0 equal to 25 degree centigrade. Put कर दो, d theta upon dt equal to minus k in bracket theta minus 25. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आएंगे। सो d theta upon theta minus 25 minus k dt. This is in variable separable form, integrating both the side. दोनों साइड को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेटिंग d थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 माइनस के कांस्टेंट dt। ओके, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये हो गया लॉग इन ब्रैकेट थीटा माइनस 25 माइनस के टी प्लस सी, सिंस सी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, स्टार्टिंग में बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री था इनिशियली। Initially, the temperature of body is 80 degrees centigrade. That is T equal to 0 minute, theta equal to 80 degree. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 implies log 80 minus 25 equal to minus k into 0 plus c. So log 55 equal to c. Put c equal to log 55 in equation 1. So equation 1 implies log थीटा माइनस 25 इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग 55। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे जैसे हमेशा करते आ रहे थे। सो थीटा माइनस 25 माइनस लॉग 55 इक्वल टू माइनस के टी। सो दैट इज लॉग थीटा माइनस 25 अपॉन 55 माइनस के टी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्या किया पहले यहां तक अपन समझ लेते हैं। थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट टाइम टी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। डी थीटा अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। थीटा आपका बॉडी का टेम्परेचर है, थीटा जीरो रूम टेम्परेचर है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लेंगे, माइनस के, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही दूसरी क्वांटिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, डीके में आएगा, मतलब माइनस में आएगा। रूम टेम्परेचर कितना दिया आपको 25, तो थीटा जीरो की वैल्यू 25 पुट करके आपको ये मिला। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, इंटीग्रेटिंग करके आपको इक्वेशन नंबर मिला। स्टार्टिंग के समय बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री था, दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकाल दिया।
इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके आपको ये इक्वेशन मिला, log थीटा माइनस 25/55 इक्वल टू माइनस KT। अब सेकंड वाली जो कंडीशन है उसका यूज करके K की वैल्यू निकालेंगे। कौन सी कंडीशन है सेकंड वाली कि 30 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर 80 से कहां तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। दैट इज द सेकंड कंडीशन। We can use the second condition to find out the value of proportionality constant. Okay, so before that you take the screenshot or note down, then we solve. Okay, इसके बाद में अपने को सॉल्व करना है। बाद में क्या दिया है, आफ्टर 30 मिनट्स, after 30 minutes the temperature of body is 50 degrees centigrade. So therefore T equal to 30 minute, theta equal to 50 degree। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 इंप्लाइज log थीटा की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 25 अपॉन 55 माइनस K इंटू 30। सो दैट इज log 25 अपॉन 55 माइनस 30K, इधर भेज दो 1/30 log 25 से 5 का डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा 5/11 इक्वल टू माइनस K, पुट माइनस K इक्वल टू 1/30 log 5/11 in equation 2। So equation 2 implies log थीटा माइनस 25 अपॉन 55 माइनस K की वैल्यू 1/30 log 5/11 इंटू T। सो log थीटा माइनस 25 अपॉन 55 T अपॉन 30 log 5/11 log 5/11 गिव एज इक्वेशन नंबर 3। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इधर वाला पार्ट इरेज करके फाइनल कंडीशन यूज करना है अपने को। फाइनल कंडीशन क्या दिया है, द बॉडी ऑफ टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर्स, अगर में आफ्टर 1 आवर्स, 1 आवर्स बोले तो कितना हो गया 60 मिनट, क्योंकि यहां पे क्या था आपका 30 मिनट। अब ये काम दिया है 1 आवर दिया है, मतलब क्या दिया है 60 मिनट। सो दैट इज T इक्वल टू 60 मिनट। थीटा आपको फाइंड आउट करना है, बॉडी का टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है कि 1 घंटे बाद अब बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा। इक्वेशन 3 में पुट करना पड़ेगा। इक्वेशन 3 इंप्लाइज log थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इक्वल टू T। T की वैल्यू कितनी लेना है अभी अपने को 60 लेना है। क्यों, क्योंकि उसने अपने को 1 आवर्स बोला है। 1 आवर्स बोले तो कितना होता है 60 मिनट होता है। क्यों करना पड़ रहा है मिनट में, क्योंकि ये आपका आंसर का में है मिनट, यहाँ पे जो टाइम दिया है कहाँ में दिया हुआ है मिनट में। तो log 5/11, अब सिर्फ सॉल्व करते जाना है, थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहला कार्यक्रम लॉग हटाने का, ये हो गया 2 टाइम्स log 5/11। सो log थीटा माइनस 25 अपॉन 55 log 5/11 उसका स्क्वायर। दोनों तरफ से log क्या हो गए, कैंसल हो गए। सो थीटा माइनस 25 अपॉन 55, ये हो गया 5/11।
5/11 स्क्वायर है, अरे में कैलकुलेशन करने के लिए आसान जाएगा, करके मैंने उसका स्क्वायर किया नहीं। ओके, सो थीटा माइनस 25 इक्वल टू 5/11, 5/11 इंटू 55, 11 1 जा 11 5 जा, so theta minus 25 equal to 5 5 are 25, 25 into 5, so that is 125/11. So theta minus 25 of 125/11, तो क्या हो गया, 11 1 जा 11, बचा 15, 11 1 जा 11, है में यहां से पहले 11 चले गया, 15 बच गया, फिर 11 1 जा, फिर बचा 4, ऊपर से आ गया 0, यानी यहाँ पे आ गया डॉट, 11 3 जा 33, ओके, फिर आ गया नीचे 7, यानी 70 हो गया, तो 11 6 जा 66, पीछे का छोड़ दो बाकी का, तो 11.36, सो थीटा इक्वल टू 25 प्लस 11.36, so that is equal to 36.36 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 घंटे बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 36.36, बदल में आधे घंटे बाद कितना हो गया था, 50 डिग्री, फिर धीरे धीरे और कम होते जा रहा, तो फिर जो ग्रो यानी डाउन होने की स्पीड थी वो क्या थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे कूल होते जा रही ना, तो स्पीड कम होती जाती डाउन होने की। तो 1 घंटे बाद बॉडी का टेम्परेचर चेक किया तो वो कितना मिला आपको, 36.30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे में एक बात ध्यान में रखना कि ये टेम्परेचर जो है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम कभी नहीं होगा, यानी अगर आपका आंसर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ रहा है, इसका ही मतलब आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, गलत हो गया है। पता है क्यों, क्योंकि कोई भी चीज अपन जब उसको रखते हैं तो उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के बराबर रहता है, एटमॉस्फेयर से कम नहीं होता ना। बाहर अगर रखा तो फ्रिज में रखेंगे तो कम होगा, वो अलग बात है, लेकिन बाहर अगर कोई चीज रखी है तो उसका टेम्परेचर किसके हिसाब से रहेगा, आपका रूम टेम्परेचर तक रहेगा, उससे कम नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए। तो अपना 36.36 मतलब अपना प्रॉब्लम बराबर है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया देखिए, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ इनिशियली देयर वेयर 1000 बैक्टीरिया। अब इस प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया है वो दिए हुए, प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर वो दिया हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, एंड नंबर डबल इन 1 आवर, और 1 घंटे बाद क्या हो रहा है, डबल होते जा रहे हैं। पहले के प्रॉब्लम में कितने घंटे बाद डबल हो रहे थे, 4 घंटे बाद क्या हो रहे थे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो रहे थे। अब यहाँ पे 1 घंटे बाद डबल हो रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स के बाद में उसके अंदर बैक्टीरिया कितने रहेंगे वो अपने को फाइंड आउट करके देना है। तो जिस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। लेट सेम प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह ये, let n be the number of bacteria in time t, rate of increasing of bacteria equal to dn upon dt। फिर उसके अंदर वही वाली लाइन, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ बैक्टीरिया is proportional to the number of bacteria so therefore dn upon dt
is proportional to n. Tn upon dt is proportional to n. So therefore dn upon dt इक्वल टू kn. k पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों क्वांटिटी बढ़ रही. k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आते हैं. dn अपॉन n इक्वल टू k dt. दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. So integration dn upon n इक्वल टू k कांस्टेंट dt. तो क्या हो जाएगा इसका log n इक्वल टू kt प्लस c. Since c इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट गिव एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, सेम ऐसे ही सॉल्व किया था अपने यहां तक. अब यहां से जो इसकी वैल्यू उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व होगा. क्या बोला उसने? इनिशियली देयर वेयर 1000 बैक्टीरिया. इनिशियली द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 1000. इनिशियली बोले तो टाइम कितना हो गया? 0. नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो गए? 1000. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. इक्वेशन 1 इंप्लाइज log n. n की वैल्यू 1000, t की वैल्यू 0 प्लस c. सो log 1000 इक्वल टू c. इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिल गया. c की वैल्यू क्या करो? इक्वेशन 1 में पुट करो. सो पुट c इक्वल टू log 1000 in equation 1. So equation 1 implies log n equal to kt plus log 1000. उसको इधर लेके आते हैं. So log n minus log 1000 equal to kt. So log n upon 1000 equal to kt. गिव एज इक्वेशन नंबर 2. ओके, फिर क्या बोला उसने? आफ्टर 1 आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डबल. द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डबल इन 1 आवर्स. सो देयरफॉर t इक्वल टू 1. बैक्टीरिया क्या हो गए? डबल. स्टार्टिंग में कितने थे? 1000. तो अभी कितने हो जाएंगे? डबल. डबल बोले तो कितना हो जाएंगे? 2000. इक्वेशन 2 में पुट करना है, लेकिन उसके पहले ये इरेज करना है. इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा? log n upon 1000 equal to k. So log n. n की वैल्यू कितनी है? 2000 है, तो रख दो यहां पे. फिर 2000 k into 1. So log 2 equal to k. Put k equal to log 2 in equation 2. Equation 2 implies log n upon 1000 k. k की वैल्यू कितनी है? log 2 into t. log 2 into t. एंड ये हो गया log n upon 1000 इक्वल टू t into log 2. So log n upon 1000 equal to log 2 raised to the power t. दोनों तरफ का log उड़ा दो. So n upon 1000 2 raised to the power t. Equation number 3. Okay.
फिर उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। ओके, 2.5 आवर्स बोले तो T equal to 2.5 means 5/2 hours. So equation 3 implies, ये तो सभी को समझता है, 2 2 4, 4 plus 1 5. Equation 3 implies n upon 1000 equal to 2 raised to the power 5/2. अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, n upon 1000 equal to 2 raised to the power 2 plus 1/2. 5/2 को 2 plus 1/2 लिख दिया था। So that is n upon 1000 equal to 2 raised to the power 2 into 2 raised to the power 1/2. बेस अगर सेम है तो पावर का एडिशन होता है, ये अपने को मालूम है। 5/2 को मैंने ऐसा लिख दिया 2 plus 1/2। ये हो गया n upon 1000, ये हो गया 4 into √2। सो n इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में चले गया तो ये हो गया 4000 into √2। सो n इक्वल टू 4000 into √2 की वैल्यू 1.14। सो दैट इज n इक्वल टू 14 4 56, तो ये आ जाएगा 56, बाकी 0 3 के बाद में उड़ जाएंगे, तो n इक्वल टू कितना आ गया 56। ओके, तो 2.5 आवर्स के बाद में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने रहेंगे 5656। ये आपको उसने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स, और √2 की वैल्यू दिया आपको 1.414। सो 2.5 आवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 5656। आई बात में, तो जिस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 4 क्या किया, सॉल्व किया। डिफरेंस क्या था, सिर्फ वहां पर आपको इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे वो दिए हुए नहीं थे, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिए हुए नहीं थे, तो अपने क्या लिया था वहां पे N0 लिया था। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली इज N0, और उसके यहाँ पे सॉल्व किया था। सॉल्व करने की प्रोसीजर तो वही है, इनिशियल कंडीशन आपको दिया है, वहां से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आपको मिलता, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। मिडल कंडीशन आप यूज करो, वहां से आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो भी वैल्यू आएंगी वो इक्वेशन में पुट करो तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा, और 3 में जो फाइनल दिया है उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। तो टोटल अपन ने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए इसके अंदर, 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए। 2 बैक्टीरिया वाले प्रॉब्लम थे, एक पॉपुलेशन वाला प्रॉब्लम, यानी 3 प्रॉब्लम ग्रोथ के थे, और एक प्रॉब्लम किसका था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का था। आई बात में, तो अपन इस लेक्चर के अंदर यहीं पर ही रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके आगे के प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नंबर 5 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप अच्छी तरीके से आपके नोट्स बना के रखो, नोट्स हमेशा आप अपडेट करते रहो। सॉल्व एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया, आप उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा लो सॉल्व एग्जाम्पल का भी, और इसके आगे के जो प्रॉब्लम हो तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा ही, लेकिन आप खुद होके कोशिश कीजिए, इसके आगे के प्रॉब्लम कोई ना कोई प्रॉब्लम इससे सिमिलर आपको मिल ही जाएगा। आइदर में तो यहीं पर अपन ब्रेक लेते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा, आप जिस ग्रुप में होंगे उस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही टॉपिक के साथ में, और एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5th नंबर के एग्जाम्पल से बना के स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर से आपको बोलता हूँ कि आप अपनी नोट्स हमेशा बनाए रखिए। ओके, तब तक के लिए बाय।